एपिसोड 13। कहानी अब आगे। परिधि ने जैसे ही चिढ़ते हुए रियांश से बोला कि देखिए रियांश जी। रियांश ने भी उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हुए झट से बोल दिया, हाँ बताओ क्या दिखाने का इरादा है, मैं तो यहीं पर हूँ। रियांश का मजाक सुन परिधि इरिटेट हो गई और झट से उसके चेन को गले से खींच खुद उसके ऊपर से खड़ी हो गई और एक डेविल स्माइल देते हुए बोली, ये देखने को बोल रही थी क्यों, मजा आया ना। अब चुपचाप मुझे परेशान करना छोड़िए और जाइए यहाँ से। अगर रेशमा मासी ने आपको यहाँ रसोई में देख लिया ना तो उसका ठीकरा भी वो मुझी पर फोड़ बोलेंगी कि मैं आपसे काम करवा रही हूँ, वो भी किचन का। लेकिन वो नहीं आएंगी, मैं बता तो रहा हूँ। उनके पैर की चोट के लिए ही ये लेप बना रही हो ना, तो फिर तुम ही बताओ वो नीचे कैसे आ सकती है। अब तुम चुपचाप अपने मुंह पर ये उंगली रख यही खड़ी रहो और मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। रियांश ने जितने अपने पन के साथ और हक से परिधि को कहा कि वो मना नहीं कर पाए और चुपचाप वही खड़ी हो गई अपने मुंह पर उसी तरह उंगली रखे हुए। रियांश भी पूरे मन से उस सिलबट्टे से हल्दी को पीस रहा था जिसे परिधि चोरी चोरी निहार मन ही मन खुश हो रही थी। तभी रियांश की उस पर नजर पर गई और उसे खुद को इतने प्यार से देखते हुए देख उसे बिना देखे ही बोल पड़ा, क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, कब से मैं क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ तुम्हें। पर हैंडसम तो तुम्हारा दोस्त विक्की है ना। रियांश की बात सुनते ही परिधि झट से अपनी आंखें इधर से उधर फेरते हुए बोली, हाँ तो आपको किसने कहा कि मैं आपको देख रही थी, और मैं भला आपको क्यों देखूंगी। और एक बात बिल्कुल सच कहा आपने, मेरा दोस्त सच में आपसे तो ज्यादा ही हैंडसम है। हम परिधि ये बोल वहां एक एक छोटे से बाउल में खुद से बनाए शुप और वो हल्दी वाली लेप ले जाने लगी ताही अचानक से रियांश बोला, परिधि एक मिनट। रियांश की बात सुनते ही परिधि रुकते हुए पीछे मुड़ पूछी, हाँ क्या है रियांश जी। वो परिधि, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, या ऐसा कहो कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या तुम मुझे आज रात सबके सोने के बाद छत पर मिलने आओगी। हाँ, ये कैसी बात हुई रियांश जी। अब जो भी बताना है यहीं पर बता दीजिए ना। आपको पता है ना कि मुझे अभी इतना टाइम नहीं है, ऊपर से इस सर्दी के मौसम में छत पर, वो भी रात में। प्लीज परिधि देखो, मना मत करना, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगा, तुम प्लीज आ जाना। रियांश इतना बाल तेजी में किचन से निकल जाता है। उसके इस तरह फोर्स कर छत पर आने को बोलने से परिधि कंफ्यूज हो जाती है और खुद में सोचते हुए बोलती है, आखिर ऐसी भी क्या बात करनी है रियांश जी को जो वो मुझे छत पर आने को बोल रहे हैं। अब मेरे लिए कोई रोमांटिक डेट तो प्लान करने से रहे। तो फिर अचानक उन बातों को वही छोड़ अपने भौं उचकाते हुए बोली, अरे यार अभी ये सब सोचना बंद कर, उन्हें जो बात करनी होंगी वो तब होंगी, पहले जल्दी से मासी के पास चल। उनका गुस्सा वैसे ही हाई है और अगर मैं कुछ वक्त तक और उनके पास नहीं पहुंची तो वो ये लेप लगाना तो दूर की बात है, मुझे एक नया पनिशमेंट दे देंगी। चल जल्दी। खुद को समझा जल्दी से रेशमा के कमरे की तरफ चली गई, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां पर का नजारा देख एकदम शांत हो खड़ी हो गई और हाथों में जो ट्रे थी उसे भी साइड में टेबल पर रखते हुए धीरे से पूछी, रेशमा मासी क्या अब आपके पैर की मोच ठीक हो गई है, आप इस तरह से चल रही है ना इसीलिए पूछी। परिधि की बात सुन रेशमा एकदम ताने देते हुए बोली, अब जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारे भरोसे में बैठी रहूंगी। एक तो एक काम करने में कई घंटे लगाती हो सो अलग, ऊपर से तुम्हें इतना भी ख्याल तो मुझे दिखा नहीं अपने दर्द को लेकर। इसीलिए मैं अपनी बेटी जैसी नयनतारा को यहाँ पर बुला लिया। इससे मिलो, ये है मेरी बेटी जैसी लड़की नयनतारा। इसे सभी प्यार से नयन कहकर बुलाते हैं। बड़ी संस्कारी और सारे कामों में निपुण है मेरी नयन। पता नहीं छुटकी को तुम में क्या दिखा जो इतनी हड़बड़ा कर वो मेरे बेटे की शादी तुमसे कर दी, वरना आज ये नयन को मैं अपने रियांश की पत्नी बनाती। रेशमा इतनी चोट पहुंचाने वाली बात भी करेगी, ये बात सुगंधा ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसीलिए वो परिधि को कहीं उनके बातों का बुरा ना लग जाए, आगे बढ़ बोली, दीदी आप परिधि से ऐसा क्यों बोल रही है। वो बेचारी तो हर कोशिश करती ही है कि आपके नजरों में खरी हो पाने की। हाँ हम मानते हैं कि आपकी ये बेटी जैसी नयनतारा होगी बहुत गुनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परिधि गुनी नहीं है। ये तो खरा सोना है दीदी, आप बस कुछ दिनों तक इसके साथ रहिए, आप खुद ये बात मानने के लिए विवश हो जाएंगी। हाँ हाँ छुटकी, वो तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि ये कितनी गुनी है और हमारी कितनी सेवा करती है। खैर हमें अब इसके बारे में अभी और कुछ बात नहीं करनी है।
अब जबकि नयन यहाँ पर आ ही गई है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये भी कुछ दिनों तक हमारे साथ इसी घर में रहे। वैसे भी ये भी तो गांव से ही आए है और यहाँ रहने का कोई खास और सुरक्षित जगह भी तो नहीं है। रेशमा की बात सुन नयन एकदम से उनके पास जा अपने दोनों हाथ जोड़ नजरों को नीची कर बोलने लगी, नहीं नहीं रेशमा माँ, आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए तो यही काफी है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम जबरदस्ती किसी और के घर में आकर रहे। और हम गांव से आए हैं तो क्या हुआ, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगा हमें रहने के लिए। आपका पैर हमारी वजह से ठीक हो गई, हमारे लिए तो यही काफी है। अच्छा रेशमा माँ, अब हम चलते हैं। राम राम। नयन अपने मगरमच्छ वाली आंसू बहा वहां से जाने का नाटक करने लगी, पर मन ही मन भगवान से बोले जा रही थी, हे भोले बाबा, बस रेशमा माँ को इतनी अक्ल दे दो कि वो हमें इस घर से जाने से रोक ले। आखिर हम यहाँ से निकले तो जाएंगे कहाँ। हम तो इनके पीछे पीछे ही अनजान शहर में आ गए हैं ताकि उतनी बड़ी हवेली की राजरानी बन ऐस कर सके। पर इस रेशमा माँ हमको अगर रोकेगी नहीं तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। अरे माँ, अब क्या तुमको सांप सूंघ गया है? जल्दी से रोक लो ना हमें, बाकी का तो हम ही घर में अपना जगह बना ही लेंगे। ये सब सोचते सोचते बड़ी भारी मन से नयन होने कदम कमरे के बाहर की तरफ बढ़ा रही थी। अभी वो कमरे के चौखट से अपना एक पैर भर रखने ही वाली होती है कि तभी रेशमा तेजी में उसके आस जाते हुए उसका हाथ पकड़ बोलती है, रुको नयन, हम तुम्हें इस तरह से अनजान से शहर में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही तुम यहाँ पर अकेली आ गई हो, पर वो तुम्हारी मजबूरी थी। अपने परिवार वालों के पालन पोषण की वजह से तुम खुद के साथ इतना बड़ा समझौता कर निकल पड़ी हो, हम जानते हैं। पर अब जबकि तुम हमें यहाँ पर मिल ही गई हो तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जसने दे सकते हैं। क्यों छुटकी, हम सही बोल रहे हैं ना? अपनी बहन की बात सुन वो क्या बोलती, इसीलिए उनके बातों को सही ठहराते हुए बोली, हाँ नयनतारा बेटा, अगर तुम यहाँ पर कुछ दिनों तक रहना चाहो तो रह सकती हो। और वैसे भी तुम दीदी की बेटी की तरह हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। नयन ने जब ये बात सुनी तो वो झट से रेशमा के गले से कसकर लिपट गई और झूठे आंसू बहाते हुए उन्हें धन्यवाद कहने लगी, जिससे कि उसके बातों और सब आसानी से यकीन कर ले। पर नयन के इस तरह अचानक से घर में आ जाना और यहाँ पर रुकना भी ये सब परिधि को कहीं ना कहीं खटक रहा था, पर वो इस वक्त चुप रहना ही उचित समझी और इसीलिए वहां से बिना कुछ कहे चली गई। रात का समय, सबही का खाना पीना हो गया था। बेचारी परिधि दिन भर सबके काम कर कर के काफी थक चुकी थी, ऊपर से खुद के लिए खाने को कुछ बनाई भी नहीं थी, इसीलिए सिर्फ पानी पीकर ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी सोने को। लेकिन तभी उसे रियांश की बात याद आ गई। इन सब काम के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई कि रियांश जी मेरा छत पर वेट कर रहे होंगे। वैसे तो मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन अब उन्हें मुझसे क्या बात करनी है ये भी जाननी है। जाकर एक बार देख ही लेती हूँ, फिर आकर आओ जाऊंगी, आज काफी थक गई हूँ। ये सोच परिधि कमरे के तरफ ना जाकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चलने लगी। पर जैसे ही वो सीढ़ी के पहले सटे पर अपना पैर रखी, अचानक से पूरे घर का लाइट ऑफ हो जाता है। ये देख वो खुद में बरबराते हुए बोलती है, लगता है किसी प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई है। अब इस अंधेरे में अगर कोई पानी लेने बाहर आया तो कहीं किसी को चोट ना लग जाए। मैं एक काम करती हूँ, पहले जाकर चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर रख देती हूँ, उससे कम से कम कुछ और रोशनी हो जाएगी। हाँ, फिर चली जाऊंगी छत पर। ये सोच परिधि अंधेरे में किसी तरह अपने कदम किचन के तरफ बढ़ाए जा रही थी। लेकिन तभी सामने वो किसी से टकरा जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके मन में होता है कि कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर कोई चोर तो घर में नहीं घुस आया, और इसीलिए वो डरते डरते पूछने लगती है, कौन जो तुम? देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ से कुछ भी चुराने की कोशिश भी मत करना, मैं अभी सबको जगाती हूँ। इतना बोलकर परिधि अभी चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी वो शख्स जिससे वो टकराई थी वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसके मुंह को बंद कर देता है, जिससे वो चिल्ला ना पाए, और उसके कमर में अपना हाथ डाल उसे उठा जाने लगता है। परिधि खुद को बचाने के लिए अपनी पूरा जोर लगा देती है और उस इंसान को अपने हाथों से जितना हो सके मारते जाती है। परिधि बेतहाशा कोशिश किए जा रही थी कि वो किसी तरह उस इंसान के हाथों को अपने मुंह पर से हटा सके, जिसके बाद वो पूरे घर वालों को आगाह कर सके। पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और वो इंसान जिसने परिधि को पीछे से कमर पकड़ ऊपर ले जा रहा था, फाइनली वो उसे छत पर लेकर पहुंच ही गया। वहां पर पहुंचते ही वो परिधि को नीचे रख खुद लंबी लंबी सांसें भरने लगा। जैसे ही परिधि खुद को खुला पाए वो झट से पीछे पलट अपने हाथ में जो मोबाइल था उसी को उस इंसान पर दे मारी, जिससे उसकी चीख निकलने ही वाली होती है कि तभी वो अपने दोनों हाथों से खुद को मुंह को दबा लेता है।
आप। परिधि की नजर जैसे ही उस पर जाती है तो वो सामने रियांश को देख बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। रेशमा का कमरा। नयन अभी वही गद्दे बिछा सोने ही वाली ठीक कि तभी उसके कानों में कुछ हरबारने की आवाज सुनाई पड़ी और वो आवाज सुनते ही पहले तो खुद ही मन में बोली, हे राम, कहीं कोई चोर गजर में तो नहीं घुस गया है। अगर उसने इस घर की सारी कीमती चीज चुरा ली तो मैं तो बस भजन ही गाती रह जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोच वो झट से बेड के तरफ तेजी में जा रेशमा से कहती है, रेशमा माँ क्या हुआ? आप सो गई है क्या? यूं कान के पास आकर बार बार बोलने की वजह से रेशमा को जो भी थोड़ी नींद आई थी वो चली गई और वो उठकर बैठते हुए बोली, क्या हुआ नयन बेटा? तुम हमें रात में इस तरह कान के पास में कर क्यों जगा रही हो? तुम्हें पता है ना कि हमें एक बार ही नींद आती है। अब बोलो क्या काम है? वो रेशमा माँ, हम जानते हैं कि आपको रात में एक बार ही नींद लगती है, पर हम क्या करें? हम नए हैं ना इस घर में और ऊपर से कुछ जानते भी नहीं है अभी, इसीलिए हमें आपको जगाना पड़ा। हमें लगता है कि घर में चोर घुस आया है। तभी तो हमें अभी अभी से चीजों की आवाज सुनाई दे रही थी, अभी कुछ देर पहले। नयन ने जैसे ही चोर का नाम लिया रेशमा के दोनों कान एक से खड़े हो गए और वो हड़बड़ा कर बोली, क्या घर में चोर घुस गए हैं? पर घर की सारी खिड़की दरवाजा तो सोने से पहले छुटकी अच्छी तरह से लगवाती है, फिर कैसे ये चोर घर के अंदर आ गए? इस चोर को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे मेरी छुटकी के घर में चोरी कर सकते हैं? नयन बेटा, तू आ, चल मेरे साथ। हाँ हाँ रेशमा माँ, मैं तो चलूंगी ही, पर आप धीरे धीरे चलिए। अगर कहीं उस चोर को हमारे बाहर निकलने की भनक लग गई तो वो लोग हमें भी पकड़ लेंगे और फिर ना जाने वो हमारे साथ क्या कर दे। नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। नयन अपनी बेफिजूल की बातें कर रेशमा को और ज्यादा डरा रही थी, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा कर ढेर से ही बोली, नयन अब बस भी करो बेटा, अगर तुम इसी तरह से बेकार की बातें करती रहोगी यूं फिर हम चोर को कब पकड़ेंगे? अब चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ। रेशमा के जरा से डांटने पर नयन एकदम चुप हो गई और अपना सर हाँ में हिला उनके पीछे पीछे चल पड़ी। छत पर इधर परिधि जब देखी कि जिस इंसान ने उस इस तरह से पकड़कर छत पर लाया वो कोई चोर नहीं बल्कि उसका ही पति है, ये देख वो एक तरफ हैरान भी थी तो दूसरे तरफ गुस्सा। रियांश जी, आप ये क्या तरीका था मुझे इस तरह से ऊपर लाने का? अभी आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा ना जाने कौन चोर हमारे घर में घुस आया है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। इस तरह कौन करता है? परिधि बोली जा रही थी और रियांश हाफे जा रहा था। जैसे ही परिधि का ध्यान उस पर गया कि रियांश हाफ रहा है, वो झट से दौड़कर नीचे पानी लेने जाने लगी, तभी उसकी नजर साइड में खूबसूरत तरीके से सजे टेबल पर गई, जिस पर नजर जाते ही अभी परिधि कुछ भी सोचे बिना जल्दी से उस पर रखे जूस का बोतल उठाए और एक ग्लास में उससे थोड़ी सी जूस निकाल जल्दी से रियांश के पास आ उसे देते हुए बोली, रियांश जी ये लीजिए, जल्दी से ये जूस पी लीजिए, आपकी सांसें फूल रही है। परिधि के जूस देने पर रियांश भी जल्दी से उसे लेकर पी जाता है, तब जाकर उसके सांस में सांस आती है और वो एक गहरी सांसें लेते हुए कहता है, क्या परिधि, आज तो तुमने मुझे मार ही डाला था। मतलब सिर्फ दिखने में ही इतनी नाजुक कली के जैसे लगती हो, वरना तो आज तुम्हारा रूप देखकर मैं तो एकदम डर ही गया था कि कहीं मैंने तुम्हें उठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। हाँ, एक तो आप मुझे इस तरह चोरों के जैसे उठाकर यहाँ पर ले आए और ऊपर से मुझे सुना रहे हैं। मुझे थोड़ी ना पता था कि आप हैं। और अगर आपको मुझे ऊपर ही लेकर आना था तो बता देते, मैं खुद चली आती। हाँ, बोला तो था ना मैंने, लेकिन तुम तो आने से रही, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। आपको कैसे पता कि मैं नहीं आ रही थी? मुझे याद था और मैं आ ही रही थी कि तभी शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से बिजली चली गई और इसीलिए मैं मोमबत्ती जलाने किचन की तरफ जाने लगी, पर तब तक मैं आप आ गए। ओह, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, इसीलिए वो लाइट जानबूझकर मैंने ही ऑफ कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नीचे से ऊपर ला सकूं। अभी परिधि सवालों का बौछार कर ही रही थी कि तभी मेरियांश उसके थोड़ा करीब आ उसके होठों पर अपने उंगली को रखते हुए बोला, अब क्या तुम इसी बात को लेकर मुझसे रात भर यहाँ लड़ती रहोगी या फिर मेरी बात भी सुनोगी? परिधि यूं अचानक से रियांश के बदले अंदाज देख थोड़ा हैरान तो हुई, पर फिर अपने बातों को वहीं पर अल्पविराम देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बताए क्या बताना है आपको? परिधि के इस सवाल के जवाब में रियांश उसके दोनों कंधों को पकड़ उसी टेबल के तरफ घुमाते हुए बोला, ये सारी इंतजाम मैंने तुम्हारे लिए करी है, कैसा लगा तुम्हें? रियांश मुस्कुराते हुए परिधि की तरफ देख पूछा, लेकिन परिधि एकदम स्तब्ध थी कि रियांश में उसके लिए एक रोमांटिक डेट कैसा कुछ प्लान किया है। उसे अभी भी ये सब शायद एक मजाक लग रहा था।
इसीलिए उसके दिल में जो कुछ अरमान एकाएक जगने लगे थे वो उसे वही दबा अपने चेहरे पर मायूसी के साथ ही बोल पड़ी। क्या है ये सब रियांश जी? आप इस वक्त मुझसे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपको क्या मुझे तकलीफ पहुंचा कर ज्यादा मजा आता है? अभी 2 दिन पहले तक आपने ही बोला था ना कि आप मुझे प्यार तक नहीं करते हैं, तो फिर आज अचानक से ये सब कर बोल रहे हैं कि मेरे लिए किए है, मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? परिधि के आवाज में जो तकलीफ थी वो रियांश सुन पा रहा था, इसीलिए वो परिधि के सामने खड़ा हो अपने आंखों को परिधि के आंखों में डालते हुए बोला, मेरे आंखों में देखकर बताओ परिधि, कि मैं जो इस वक्त बोल रहा हूँ ये सब झूठ है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता है? मुझे कुछ भी नहीं देखना है आपके आंखों में, और मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। परिधि इतना बोल अपने आंखों में भर आए आंसू को छुपाने की कोशिश करती हुई वहां से तेजी में जाने लगी। तभी पीछे से रियांश ने कहा, क्या मुझे तुमसे से प्यार करने का एक मौका नहीं दोगी परिधि? ये बात जैसे ही परिधि के कानों में गई, उसके कदम जो जाने के लिए बढ़े थे वो अपने आप ही रुक गए और वो मुड़ कर पीछे देखी तो रियांश अपने घुटनों पर बैठे हाथ उसके तरफ फैलाए उसे ही देखे जा रहा था। ये सब देख परिधि वही खड़ी पूछी, अभी अभी आपने क्या कहा? क्या आपने इस झल्ले पति को उसकी पत्नी से प्यार करने का एक मौका दे सकती हो? प्लीज। बस रियांश के इतना बोलने भर की ही देरी थी। परिधि के पैर तो जैसे मानो चक्के लग गए थे, होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी, आंखों से भी रहे आंसू लेकिन वो खुशी के। वो दौड़ती हुई जाकर रियांश के पास खड़ी हो गई और रोते रोते उसके चेहरे को देखने लगी। परिधि, मैं नहीं जानता था कि मेरा दिल जिस लड़की के लिए धड़केगा वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी होगी। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर शायद वो मैं तुमसे नहीं खुद से झूठ बोल रहा था, क्योंकि सच तो ये है कि जब मैं तुम्हें विक्की के साथ हंसते उसे तुम्हारी तारीफ करते सुनता था, तो इस दिल में एक बहुत ही तीखी चुभन होती थी। जी करता था कि मैं विक्की का मुंह ही तोड़ दूं। जब भी तुम मेरे करीब होती मुझे एक अनचाहा सा सुकून मिलता था, और जब तुम मुझसे नाराज हो जाती तो वो दिन मेरे लिए जरा भी अच्छा नहीं होता था। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस बात को समझने में मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, पर क्या अभी तुम अपने इस झल्ले पति को एक मौका फिर से दे सकती हो? आई लव यू परिधि। रियांश इतने खूबसूरती से सारी बात कहे जा रहा था। दरअसल ये सब उसके दिल में इतने दिनों से दबा हुआ था, जिसे आज वो जाकर अपने प्यार ले सामने बयां कर रहा था। इसीलिए वो बस बोले जा रहा था और परिधि बस इसकी बातों को मुस्कुराते हुए सुन रही थी। फिर धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ में देते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते हैं कि मैंने इस दिन का कितने वक्त से इंतजार किया है। हाँ, एक वक्त को तो मेरा भी मन हार मान चुका था कि शायद अब मैं आपके दिल में अपने लिए प्यार नहीं पैदा कर सकती हूँ, पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश कभी भी छोड़ी नहीं और आखिर में मैंने आपके प्यार को पा ही लिया। लव यू टू रियांश जी। क्या तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने ऐसा क्या किया? रियांश थोड़ा हैरान हो पूछा, जिस पर परिधि मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, वो एक सीक्रेट है, और मेरा मन नहीं है अभी उसे बताने का। परिधि ये बोल दौड़कर रियांश के पास से भागने लगी और रियांश भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। तुम्हें तो आज मैं छुड़ूंगा नहीं। तुम मुझे जितना भगाओगी सोच लो मैं तुम्हें उतना ही परेशान करने वाला हूँ। इधर रेशमा अपने एक हाथ में वही तुलसी का माला लिए हुई थी और दूसरे में एक टॉर्च, और धीरे धीरे पूरे घर में घूमे जा रही थी और चोर को ढूंढ रही थी। उसी के पीछे पीछे नयन भी चले जा रही थी, और गलती से वो एक परछाई को देख हड़बड़ा कर रेशमा से ही जा टकराए, जिस वजह से वो दोनों ही धड़ाम से जमीन और गिर पड़े। हाय राम, मेरी कमर! क्या नयन बेटा, तूने तो लगता है मेरी कमर ही तोड़ दी। हाय! रेशमा को ऐसे बोलते देख नयन जल्दी उठ खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों का जोर लगाते हुए उन्हें खड़े करने की कोशिश कर बोलती है, माफ कर दो रेशमा माँ, मुझे माफ कर दो। वो मैं एक परछाई देखकर डर गई, इसी वजह से आपसे टकरा गई। भला परछाई देखकर कौन डरता है? मुझे तो लगता है तुम मुझे आधी रात में परेशान ही कर रही हो। हमने पूरा घर ढूंढ लिया पर हमें तो ना ही कोई चोर और ना ही कोई आवाज सुनाई पड़ी। अब चलो चलकर सो जाते हैं, हो सकता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ये बोल रेशमा अपने एक हाथ को कमर पर रख धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन अभी भी नयन वही खरी खुद में बोले जा रही थी, कहीं रेशमा माँ ने जो बोला वो सच तो नहीं है। मैं कहीं भ्रम तो नहीं पालने लग गई। अगर कोई चोर होता तो हमें मिलता, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं वो कोई आत्मा सब तो नहीं। हे भगवान, भाग नयन यहाँ से जल्दी, वरना कुछ भी हो सकता है।
इतना बोल एकदम तेजी से वो रेशमा के कमरे में जा घुसी और दरवाजे को लगा अपने नीचे जो बेड बिछाई थी उस पर लेट खुद को पूरे ब्लैंकेट से ढक ली और मन ही मन जय हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गई। इधर छत पर परिधि एकदम से आगे आगे दौड़ी जा रही थी और उसके पीछे पीछे रियांश भागे जा रहा था। मैं बता रहा हूँ परिधि, अगर मेरी पकड़ में आ गई तो मैं तुम्हें रात भर नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो परिधि। अच्छा, और आपने जो मुझे किया उसका क्या? अब तो मैं नहीं आने वाली हूँ आपके पकड़ में। मैं चली नीचे। परिधि हंसते हंसते बोले जा रही थी और भागे जा रही थी। वो जल्दी से नीचे जाने के लिए जैसे ही एक सीढ़ी पर अपनी पैर बढ़ाए, वो जैसे ही उतरने वाली होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ होता या फिर उसे कोई चोट पहुंच पाता, रियांश उसका हाथ थाम चुका था और इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो एकदम सेफ थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को रियांश के बाहों में पा देख बस देखती ही रह गई। मैं यहाँ पर कैसे? वो ऐसे कि तुमने तो ठान ही लिया था कि खुद को चोट पहुंचा कर ही रहोगी, पर मैंने ऐन वक्त पर आ तुम्हें चोट पहुंचने से रोक दी और थाम लिया तुम्हारी हाथ। अब वो सब छोड़ो और बताओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? रियांश की बात सुन परिधि के आंखों से आंसू निकल गया और वो झट से उसके सीने से लिपट गई, जिससे रियांश भी इमोशनल हो गया। परिधि को इस तरह से देख वो उसके बुझे चेहरे पर थोड़ी हंसी लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे अरे ये क्या? जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो तुम अपनी आंखों में आंसू भर दिखा रही हो, पर मैं नहीं इन सब के चक्कर में आने वाला हूँ। अब जबकि मैंने अपने दिल की सारी बात बता दी है तुम्हें, तो अपने इस आशिक को और ज्यादा क्यों सता रही हो? प्लीज इन होठों का कम से कम एक किसी ले लेने दो। रियांश ये सब इसीलिए बोल रहा था ताकि परिधि अपने गिरने वाली बात को भूल उसके बातों में आ जाए और उसका मूड सही हो सके। पर रियांश को बहुत अच्छी तरीके से परिधि जानती थी, इसीलिए वो मुस्कुराई तो जरूर, पर ये बोलकर कि हम बहुत अच्छी तरह से आपको जानते हैं रियांश जी, कि आप ये सब क्यों बोल रहे हैं मुझसे, ताकि हम ये सब भूल सके है ना? पर आपको तो अच्छी तरह से झूठ बोलना भी नहीं आता है। अच्छा, तुम बड़ा जानने लगी हो हमें। ऐसी क्या बात है? कहीं हम पर कोई जासूसी तो नहीं ना करवा रही हो? आपको समझने के लिए हमें किसी जासूसी की कोई जरूरी नहीं है। वैसे आपको समझना कौन सी बड़ी बात है? आपको शायद अब पूरी तरह से समझ गए हैं हम। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें एक और अपना रूप दिखाऊं तो? रियांश के ऐसा कहने से परिधि बड़े गौर के साथ उसके चेहरे को देखते हुए पूछी, अब कौन सा रूप बच गया है आपका रियांश जी? वही जिसके बारे में ना तो मैंने तुम्हें कभी बताया और ना ही कभी जताया, रोमांटिक वाला। रियांश इस बात को एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है, जिससे उसकी बातों को सुन परिधि एकदम शर्म से लाल होने लग जाती है और इसीलिए उसकी नजरें नीचे झुक जाती है। उसे इतना शर्माता देख रियांश को उस पर और ज्यादा प्यार आ जाता है और वो झट से उसे अपने बाहों में उठा उधर से चल पड़ता है। दोनों की नजरें एक दूसरे में खोई हुई होती है और होठों पर एकदम सन्नाटे पसरे रहते हैं। रियांश अपनी कदम आगे बढ़ाए जा रहा होता है और चलते चलते वो वहां जा पहुंचता है जहां पर एक गद्दा बिछा हुआ होता है। दरअसल छत पर गद्दे बिछाने का आइडिया रियांश का ही होता है। वो आज अपने और अपनी पत्नी के बीच की सारी दूरियों को खत्म कर देना चाहता था, बस इसीलिए उसने ये सारी सजवाट कर रखी थी। परिधि को वो आहिस्ते आहिस्ते उस गद्दे पर लिटाया और फिर खुद की शर्ट के बटन को खोल धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। चूंकि ये सब उन दोनों के लाइफ में पहली बार था जबकि वो दोनों इस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे थे, इसीलिए दोनों के मन में काफी नर्वसनेस थी। परिधि इतनी हिचकिचा रही थी कि उसके पूरे बॉडी नर्वसनेस की वजह से गर्म हो गए थे और उसने अपने दोनों हाथों से गद्दे को कस के पकड़ अपनी आंखें बंद कर ली थी। पर रियांश कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो परिधि को इतना नर्वस फील करा उससे प्यार करे, इसीलिए वो अपने जज्बातों को उसके करीब जाते जाते ही रोक लेता है और वापस से उसके ऊपर से हट उसके बगल में लेट ऊपर आसमान देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, कितनी अजीब बात है ना परिधि? परिधि जब रियांश की आवाज सुनती है तो वो झट से अपनी आंखें खोल देखने लगती है और जब रियांश को अपने बगल में लेटी हुई देखती है तो बड़ी हैरानी से उससे बोलती है, आप यहाँ पर रियांश जी? हाँ, नहीं तो मुझे और कहाँ पर होना चाहिए था परिधि? बोलो। मजाक करते हुए रियांश बोल पड़ा। उसकी बात सुनते ही परिधि अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, वो मेरे कहने का मतलब था कि मैं समझ सकता हूँ परिधि, तुम्हें इस तरह मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर को ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ।
पर एक बात ये भी सच है कि मैं तुमसे सिर्फ इस वजह से प्यार नहीं करने लगा कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती पसंद आ गई, बल्कि मुझे तुम्हारा दिल पसंद आ गया और मेरे दिल को तुम भा गई। इसीलिए तुम ये कभी भी मत सोचना कि मैंने ये सब करने के लिए तुमसे प्यार किया है। मैं उस दिन तक तुम्हारे करीब आने का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मेरे करीब आने से खुद में इतनी अनकंफर्टेबल फील ना करो। तब तक के लिए मैं इसी बात से खुश हूँ कि अब हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता होगा। क्यों रियांश जी, सच्ची में आप बहुत अच्छे हैं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए अपने आप को इस सब के लिए तैयार करने ले लिए, और आपने मेरी भावनाओं को समझा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरा प्यार भी। और भला मैं अपने प्यार के बिना मर्जी के उसके साथ कुछ भी कैसे कर सकता हूँ, और अगर ऐसा किया तो फिर प्यार रहा ही कहाँ। इसीलिए अब तुम मुझे इसके लिए नो सॉरी और नो थैंक यू बोलोगी। ओके मिसेज रियांश। रियांश अभी आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही परिधि झट से उठकर उसके गाल पर एक प्यार भरा किस कर लेती है, जिससे रियांश एकदम अचंभित हो जाता है और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने लगता है। अब जब कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं आपके लिए ये तो कर ही सकती हूँ ना। वैसे मैं एक बात बोलूं रियांश जी। हाँ बोलो। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, वो गांव में, जब आपकी मुझसे शादी हुई थी, तो एक पल के लिए मेरे दिल को ऐसा लगा कि शायद इतने सालों से जो मुझे अपने सपने के राजकुमार का इंतजार है वो आप ही थे, और मैं बहुत खुश थी अपने इस रिश्ते से और प्यार भी कर बैठी आपसे। लेकिन जब हमारी शादी की असलियत मुझे धीरे धीरे कर पता चली तो मेरे सारे सपने धीरे धीरे कर कहीं खो सी गए, और फिर दूसरी बार भी ऐसा होने से मैंने अब उम्मीद रखना ही बंद कर दिया था कि कभी आप मुझसे भी प्यार करेंगे। लेकिन देखिए आज फाइनली मैं जीत गई, मुझे मेरा प्यार मिल ही गया। जब परिधि ने ये सब बात कही तो रियांश को अचानक से वो बात याद आ गई और वो झट से हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा परिधि, तुम बोल रही थी कि तुम मुझे ये बात का एहसास दिलाने में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एक प्लान बनाए, वो प्लान क्या था? तो आपको जानना है कि मैंने क्या किया है? पर सॉरी, मुझे आपको अभी नहीं बताना, जाइए, मूड नहीं है मेरा। अच्छा मूड की बच्ची तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोल रियांश परिधि की कमर पर गुदगुदी लगाने लगा, जिस वजह से परिधि का हंसते हंसते दम बेदम हो गई थी और वो बोले जा रही थी, प्लीज रियांश जी, ओह छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे बहुत गुदगुदी लग रही है, छोड़िए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, अरेंज वाला लव।